अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 34 साल पुराने प्राइवेट प्रॉपर्टी केस में गिरफ्तार हैं और उनकी गिरफ्तारी को 120 दिन हो चुके हैं। 2 रोज पहले लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मीर शकील रहमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी और आज लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया है। फैसले में लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा है कि इस बात का रीजनेबल ग्राउंड मौजूद है कि जमीन गैर कानूनी तौर पे हासिल की गई थी और दीगर नामजद मुल्ज़मान के साथ मिलकर 2 इजाफी गलियां हासिल की गई जो बादियों नज़र में करप्शन के जुमरे में आता है। ये ऑब्जर्वेशंस हैं लाहौर हाई कोर्ट के आज के ऑर्डर में, जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि इन ऑब्जर्वेशंस का ट्रायल पर क्या असर हो सकता है, क्योंकि इस केस में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका ट्रायल अब तक शुरू नहीं हुआ है। तो जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं उसका क्या असर हो सकता है ट्रायल पे, ये एक अहम कानूनी सवाल है। इस केस में मीर शकील रहमान के जो वकील हैं अमजद परवेज एडवोकेट, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि एक निजी मामला था और ये केस जो है वो नैब के जुमरे में नहीं आता और इस केस में कानून की खिलाफ वर्जी कहीं पे नहीं की गई है। याद रहे कि मीर शकील रहमान को कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पर गिरफ्तार किया गया था और उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब नैब के पूछने पर उन्होंने तमाम एविडेंस नैब के सामने रखा था और मुकम्मल तौर पर नैब के साथ ताउन किया था। इसके बावजूद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट का आज तफसीली ऑर्डर आ गया है। इस ऑर्डर पर सबसे पहले हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे आबिद साकी साहब जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के। आबिद साकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। 2 रोज़ पहले जब ये शॉर्ट ऑर्डर आया था और बताया गया था कि मीर शकील रहमान की जो पिटिशन है, बेल पिटिशन है, उसको मुस्तरद कर दिया गया है, तो आपने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में ये कहा था कि जब डिटेल ऑर्डर आ जाएगा तो इस पर बात करना ज़्यादा मुनासिब होगा। अब जो डिटेल ऑर्डर का आखिरी पैराग्राफ है आबिद साकी साहब, वो ये कहता है कि रीजनेबल ग्राउंड नज़र आता है इस केस में, जो कि ये साबित करता है कि गैर कानूनी तौर पे इस ज़मीन हासिल की गई जिसमें 2 पब्लिक की प्रॉपर्टी, 2 पब्लिक की गलियां भी मौजूद हैं और बादियों नज़र में ये करप्शन के जुमरे में आता है। अब इन ऑब्जर्वेशंस को आप कैसा देखते हैं, क्योंकि इस केस का ट्रायल अभी का आगाज नहीं हुआ है। क्या कानूनी हैसियत होती है इन ऑब्जर्वेशंस की और क्या ये असरअंदाज हो सकती हैं ट्रायल पर? थैंक यू वेरी मच। देखिए, नॉर्मली तो ये है कि जो बेल ग्रांटिंग ऑर्डर है उसमें जो दी गई ऑब्जर्वेशन है वो टेंटेटिव इन नेचर होती हैं और उनका इतलाक सिर्फ बेल की हद तक होता है। ट्रायल उससे लीगली नॉट बाउंड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज ऑब्जर्वेशंस और नॉर्मली ये ऑर्डर्स में लिखा भी होता है और अगर ना भी लिखा हो तो फिर भी ये एक सेटल्ड लॉ है कि जो बेल के लेवल पे दिया गया हुक्मनामा जो है अदालती, वो मुतासर नहीं करेगा ट्रायल कोर्ट को। लेकिन उस ऑर्डर के फील्ड में रहने की वजह से मुमकिन है कि वो अदालत जो है उससे एक अपने लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे या कॉम्प्रिहेंशन के लेवल पे उस जजमेंट को या उस ऑर्डर को यानी देखे और उसको यानी समझे कि मेरे पे इन्फ्लुएंस कर रही है और बाइंडिंग है। लेकिन सेटल्ड लॉ ये है कि ये ऑब्जर्वेशन जो है ये ट्रायल कोर्ट को मुतासर नहीं करती। उसको आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस ऑफ द पार्टीज एक कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट देनी है जिसमें उसने या एक्विटल का ऑर्डर करना है या कन्विक्शन का ऑर्डर करना है। इस हद तक तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी खौफनाक सूरत हाल नहीं है। बाकी दीगर मामलात हैं उनमें मेरी जो ज़ाती आजाना राय रही है हमेशा से वो ये है कि मौजूदा निज़ाम इंसाफ जो है ये बिल्कुल गल सड़ चुका है और इन्हदाम और इन्हतात की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा है। इसको हमें सीरियसली कौमी सतह पर देखने की ज़रूरत है और जिस तरह मजलूमीन और साइलीन इस निज़ाम में सितम का शिकार रहते हैं उसके लिए हमने आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कोई एक संजीदा कोशिश नहीं की और ये जस्टिस सेक्टर जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। अदालतों का जो निज़ाम है और इंसाफ का जो निज़ाम है ये किसी भी माशरे में सबसे बुनियादी है। अगर ये निज़ाम सही नहीं चल रहा तो इसका मतलब है दीगर निज़ाम जो है, दीगर निज़ाम के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रेज्यूमेबली हो नहीं सकता कि वो ठीक तरह से चल सके। तो मामलात ये है कि यहाँ इंतकाम की बुनियाद पर कानून साजी की जाती है, फिर इंतकाम की बुनियाद पर उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है कुछ लोगों को और अदालतें इस सिचुएशन में बाज़ औक़ात बेबस होती हैं, बाज़ औक़ात उनकी अपनी जानदाराना राय भी ये हो सकती है कि ये किसी के खिलाफ केस बनता है। लेकिन असल बुनियाद ये है कि जो कानून बनाया गया यानी पर्टिकुलरली जो नैब का कानून है इसी को ले लें तो ये तो परवेज मुशर्रफ ने बनाया था। एक डिक्टेटर ने आके उस वक्त की गवर्नमेंट को
और उसके बंदों को, उसके साथ मुंसलिक लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए, विच हंटिंग के लिए, उनको सियासी अमल से खारिज करने के लिए उसने नैब का एहतसाबी कानून बनाया था। और आपको अंदाजा है कि हमारी तारीख में जितने भी डिक्टेटर्स आए हैं उन्होंने जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ जो सबसे बुनियादी यानी एतराज कायम किया है या उसकी बुनियादी जवाब बनाया है अपने टेक ओवर का, तो उन्होंने कहा जी कि पॉलिटिकल फोर्सेस जो है, अब साहब ये तो हुकूमत की अपनी कानूनी टीम भी इस बात का एतराफ कर चुकी है कि इस कानून में तब्दीलियों की जरूरत है, जिसपे वो कहते हैं कि हम ऑपोजिशन से मिलकर बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू दिस केस, एक इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि इस केस में अब नैब कह चुका है कि हमने रेफरेंस तैयार कर लिया है, मीर शकील रहमान को 120 दिन हिरासत में रखा गया है, तो जितनी मालूमात उनसे लेनी थी, जो एविडेंस था वो उनके पास मौजूद है। 34 साल पुराना एविडेंस है जो नैब कहती है कि हमारे पास मौजूद है, तो यकीनन उसमें रद्दोबदल भी नहीं हो सकता। फिर लॉजिक क्या बनती है कि किसी भी शख्स को कस्टडी में मजीद रखने की, जबकि इस केस का ट्रायल भी अब तक शुरू नहीं हुआ है? देखिए, बुनियादी तौर पर इस नैब के अपने कानून के अंदर ये बुनियादी तजाद और एक गहरी पेनफुल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ मौजूद है, ओप्रेसिव है, जो एक अनजस्ट है। मैं समझता हूँ कि जो नैब कोर्ट्स हैं जो उनको कानून के अंदर जमानत का इख्तियार ही नहीं दिया गया। दूसरा ये है कि जो कस्टोडियल डिटेंशन का इन्वेस्टिगेशन पीरियड है वो नॉर्मल जो प्रोसीजर है उसके तहत 14 दिन का है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, उसको भी अनाउंस करके इन्होंने 90 दिन कर दिया हुआ है। मेरा ख्याल है इस लॉ में इनफैक्ट बहुत सारी इनह्यूमन चीजें हैं, और जब उनकी एप्लीकेशन होती है और इस निज़ाम ये इस तरह का निज़ाम है कि खुदा न खास्ता इसमें कोई इंसान भी अगर फंस गया तो फिर उसकी नस्लें निज़ाम इंसाफ के हुसूल के लिए बर्बाद हो जाती हैं। अब यकीन मानिए कि जब कोई बड़ा शख्स गिरफ्तार होता है या किसी चीज में मुलव्वस होता है तो हम तमाम लोग बहुत चीखो पुकार करते हैं, लेकिन इस मुल्क की जो यानी कसीर आबादी इस निज़ाम के जुल्म सितम का शिकार है, उसके लिए हम अपना किरदार उस तरह अदा नहीं करते। एक कानूनी नुक्ता है जिसमें मैं चाहूंगा कि आप अपनी कानूनी राय दें। इस ऑर्डर में यह भी लिखा गया है कि क्योंकि ये सवाल उठाया गया था कि अगर ये कोई मामला बनता भी है तो इस पर नैब का केस का इतलाक नहीं होता, ये एलडीए का मामला है, तो एलडीए के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एलडीए के जो कवानीन है, उनका इतलाक इस पे होता है। लेकिन इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि क्योंकि एलडीए का जो कानून है वो पुराना है, 1975 का है, और नैब के कानून जो है वो 1999 का है, इसलिए जो रीसेंट मोस्ट लॉ होगा उसका इतलाक होता है। जरा इस पे समझाइएगा, तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी कानून हो, चाहे वो 1980 का हो, 90 का हो, 95 का हो, चाहे वो टैक्स के हवाले से हो, क्योंकि जो एलडीए के अपने जो कोर्ट्स हैं या टैक्स के जो मामला हैं, क्या वो भी फिर उन केसेस में भी यही देखा जाएगा कि कौन सा रीसेंट लॉ है और उसी का इतलाक होगा? नहीं, ये नॉर्मल तरीकाकार नहीं है यकीनन लॉ को अप्रिशिएट करने का, और उसमें जाहिर है जज साहबान की अपनी ओपिनियन है, काबिल एहतराम है हमारे लिए। अब मेरा ख्याल है हम इसको, इन तमाम मामलात को सुप्रीम कोर्ट में जाहिर है मीर साहब का जो भी वकील होगा वो इन चीज़ों को यानी एजिटेट भी करेगा और वहाँ आर्गू भी करेगा इस बात पर। लेकिन यकीनन ये बात है कि अगर कोई स्पेशल लॉ एक फील्ड में ऑलरेडी ऑपरेटिव है, जो अपने अंदर की जो डेविएशंस हैं, इरेगुलरिटीज हैं या इलीगैलिटीज हैं, उनके बारे में कोई मैकेनिज्म ऑलरेडी रखता है, तो जाहिर है वो जो इलीगैलिटी है या वो जो जुर्म है वो उसी लॉ के तहत यानी सारा डिटरमिन होना चाहिए। ये एक सेटल्ड लॉ है। लेकिन जज साहब ने जाहिर है साहिबान ने अपने तौर पे एक लीगल फाइंडिंग दी है, अपना मौके इख्तियार किया है, तो ऑब्वियसली अब इसके खिलाफ हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई चाराकार नहीं है, और वहां से मुझे उम्मीद है कि ये जजमेंट जो है ये सेट असाइड हो जाएगी और मीर साहब को बेल मिल जाएगी, क्योंकि उनका केस बाज़ नुकात पर बड़ा वाज़ेह है, पर्टिकुलरली 34 साल की जो ताखीर है और उसमें जो एक बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस केस पर हम मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ अमजद परवेज एडवोकेट साहब मौजूद हैं जो कि इस केस में मीर शकील रहमान साहब के लॉयर थे। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद परवेज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप इस ऑर्डर के आखिरी पैराग्राफ को स्पेशली कैसे देखते हैं जिसमें ये ऑब्जर्वेशन दी गई है कि रीजनेबल ग्राउंड मौजूद है कि ये ज़मीन गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई थी और बादियों नज़र में ये मामला जो है वो करप्शन का है? आप कैसे देखते हैं इस ऑब्जर्वेशन को? अब तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, ट्रायल पे क्या असरअंदाज हो सकती है इस किस्म की ऑब्जर्वेशंस? देखिए, होता ये है कि जो बेल ऑर्डर होता है उसमें दी गई जो ऑब्जर्वेशन है वो टेंटेटिव नौयत की होती है, और पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो बेशुमार जजमेंट्स में ये कह चुकी है कि बेल के रिफ्यूजल ऑर्डर में या बेल ग्रांट करने वाले ऑर्डर में जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगी वो टेंटेटिव नौयत की होंगी, वो फाइनल वर्डिक्ट ऑफ गिल्ट नहीं होता।
और ना ही उसका कोई ताल्लुक जो है, ना ही वो जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ट्रायल कोर्ट के फैसले को प्रेजुडिस कर सकती हैं। तो कोर्ट का ये एक टेंटेटिव व्यू होता है बेल के ऑर्डर में, ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं होता जी। अमजद साहब, लेकिन आमतौर पे ये लिखा हुआ होता है कि ये जो ऑब्जर्वेशंस है ये टेंटेटिव नेचर की हैं और इसका ट्रायल पर कोई असर नहीं होगा, यानी कि ऑब्जर्वेशंस ट्रायल पर असरअंदाज नहीं कर सकती। वो इस केस में, वो इस ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि कानून ये है कि अगर ये ना भी लिखा हो बेल ऑर्डर में तो भी कानूनी हैसियत तब्दील नहीं होती। कानूनी हैसियत यही रहती है कि बेल के ऑर्डर में जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो टेंटेटिव नौयत की होती हैं और ट्रायल कोर्ट ने केस का फैसला हमेशा अपने सामने आने वाली एविडेंस के मुताबिक करना होता है। सही। अब ये जो मामला है एग्जेम्पशन पॉलिसी के हवाले से, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जगह जगह वायलेशन ऑफ एग्जेम्पशन पॉलिसी हुई है, जरा ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये एग्जेम्पशन जो होती है, एग्जेम्पशन ऑफ प्लॉट जो है, क्या ये किसी के लिए एक फेवर के तौर पे इस्तेमाल होता है या राइट होता है? ये देखिए, गुजारिश ये है कि जब भी सरकार जो है वो कोई हाउसिंग स्कीम बनाती है पब्लिक के लिए जी, तो अक्सर व बेशतर सरकार के पास तो वो सारी अराजी नहीं होती उस हाउसिंग स्कीम को बनाने के लिए। उसका तरीकेकार फिर ये होता है कि पाकिस्तान में कानून हसूल अराजी हैं, उन कवानीन के तहत जो है वो मुख्तलिफ इदारे जो है शहरियों की जमीनों को एक्वायर करते हैं। अब जो शहरियों की जमीनें एक्वायर होती हैं, उस एक्वायर्ड लैंड के अगेंस्ट जो है वो सारी सरकार ने नहीं रखनी होती, बल्कि रिवायत ये है, लॉ ये है कि 70% सरकार रखती है उस जमीन का हिस्सा और 30% जो है वो जिम्मेदार के पास, उस लैंड ओनर के पास रहने देती है जी। ये जो 30% लैंड ओनर के पास रहनी है, इसको एग्जम्पशन कहते हैं और ये एग्जम्पशन जो है ये फेवर नहीं होती, ये उसका राइट होती है। तो आप देखिए, एक मालिक की अराजी 100 कनाल है, उससे सरकार ने वो 100 कनाल अगर ले ली है तो 70 कनाल सरकार अपने पास रखेगी और 30 कनाल जो है वो उसको जो जमीन देगी प्लॉट्स की शक्ल में, उसको कहेंगे कि ये एग्जम्प्टेड प्लॉट्स हैं, एग्जम्पशन के प्लॉट्स हैं। और वो 30% प्लॉट्स जो उसने शहरी को देने हैं, उनके साथ वो शहरी से उसके तरक्याती अखराजात अलग से वसूल करते हैं, उन सड़कों के लिए, पार्क्स के लिए, दीगर जो अमेनिटीज होती हैं जो डेवलप करनी होती हैं सरकार ने, उसकी मद में वो उनसे तरक्याती अखराजात अलग लेते हैं। 70% जमीन सरकार को जाती है, 30% शहरी को दी जाती है। ये एग्जम्पशन है, ये फेवर नहीं है, ये राइट है कानून के तहत। सही। अगर ये राइट है और 30% शहरी को दी जाती है, तो ये जो नैब इस कंक्लूजन पे पहुंचा है कि इस सारे मामले में जो पब्लिक एक्सचेकर है उसको नुकसान हुआ है 14 करोड़ 35 लाख रुपए का, ये फिगर कहां से आया है और इस नतीजे पे कैसे पहुंचा है नैब? देखिए, पहली बात तो यह है कि नैब खुद मानता है कि जो 180 कनाल और 18 मरले अराजी लैंड ओनर्स की एलडीए ने ली थी, ये बात तय है। 180 कनाल 18 मरले जी। ये बात भी नैब मानता है कि इस 180 कनाल 18 मरले की अराजी के इवज में जो लैंड ओनर्स थे, जिनके मीर शकीलुर रहमान साहब जो हैं वो मुख्तार आम थे, उनको 54 कनाल 5 मरले एज ऑफ राइट मिलनी थी उस एग्जम्पशन पॉलिसी के मुताबिक। एक बात तो तय हो गई कि ये 54 कनाल 5 मरले पे कोई झगड़ा नहीं है किसी का। नैब भी इस बात को तस्लीम करती है कि ये उनकी इंटाइटलमेंट थी उस एग्जम्पशन पॉलिसी के तहत। हाँ, मीर साहब को जब ये 54 कनाल 5 मरले दिए जा रहे थे, तो इस 54 कनाल 5 मरले के रकबे के अंदर 2 सड़कें थी जो अभी मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं थी। उस वक्त ये जो फेज है ये बहुत ही इब्तदाई स्टेज पे था, अभी मास्टर प्लान भी अप्रूव नहीं हुआ। इस केस की एग्जम्पशन है, इसके 4 साल बाद, ये एग्जम्पशन 1986 की है और जो मास्टर प्लान अप्रूव हुआ है वो 1990 में हुआ है, 27 अगस्त 1990 को। एलडीए ने मुनासिब समझा कि ये जो 2 सड़कें इनकी राजा आ रही हैं, ये इनको बतौर एक्सेस लैंड के दे दी जाएं कीमत के एवज। एलडीए ने उस वक्त के कानून और एसओपीज के मुताबिक जो प्राइस थी इसकी 4 कनाल 12 मरले की, वो वसूल की मीर साहब से। नंबर 1, ये एलडीए को फायदा हुआ कि उन्होंने अपनी जमीन को बेचा। दूसरा बड़ा फायदा एलडीए को ये हुआ कि उन्होंने इन 2 सड़कों की पे जो तरक्याती अखराजात की मद में खर्च आना था, सड़कों पे खर्च आना था, उसमें सीवरेज है, उसमें सुई गैस है वगैरह वगैरह, वो भी एलडीए को सेव होता था। तो इस तनाजुर में जो उनको उनके राइट के ओवर एंड अबव जमीन मिली वो 4 कनाल 12 मरले है और वो मुफ्त नहीं मिली, उसकी बाकायदा अदायगी की गई। उस अदायगी को भी एलडीए भी आज भी तस्लीम करता है और नैब भी तस्लीम करता है। तुरफा तमाशा ये है
कि नैब ये कहता है कि 1986 में ठीक है, इन्होंने उस वक्त की प्राइस के मुताबिक पैसे दे दिए। 1990 में पॉलिसी में तब्दीली आई कि आपने एक्सेस लैंड की जो प्राइस है उसको जो है रिजर्व प्राइस पे नहीं लेना, बल्कि आपने उसकी मार्केट प्राइस लेनी है। अब हमारा केस ये है कि 1992 में जब एलडीए ने हमें इस ट्रांजैक्शन के 6 साल बाद ये कहा कि आपने मार्केट प्राइस के मुताबिक पैसे देने हैं, तो हमने लिख के जवाब भिजवाया उनको कि हमने उस वक्त के कानून के मुताबिक अदायगी कर दी हुई है। अब ये 4 साल बाद आने वाली पॉलिसी का इतलाक उस ट्रांजैक्शन पे नहीं होता। हमारे इस जवाब के बाद 1992 से लेके आज तक एलडीए की तरफ से कोई जवाब नहीं है, जिसका मतलब हमें समझ आता है कि एलडीए हमारे उस जवाब से मुतमईन था। यही वजह है कि एलडीए ने आज तक जो है वो हमें कोई दोबारा नोटिस नहीं भेजा किसी भी तरह के वाजबात की अदायगी के लिए। नैब ये कहता है कि वो जो 1992 वाला जो लेटर पड़ा है एक फाइल में, जिसका जवाब भी हमने दिया हुआ है कि जी वो पैसे चूंकि वो नोटिस आज तक विड्रॉ नहीं हुआ, इसलिए अब आज के हिसाब से वो 64 लाख रुपया है वो 14 करोड़ बनता है। नैब का ये मंतक है कि 1992 का वो नोटिस जिसका जवाब दिया, जिसके जवाब के बाद कभी एलडीए ने कोई नोटिस नहीं भेजा, तो वो चूंकि विड्रॉ नहीं हुआ, फाइल में पड़ा हुआ है, इसलिए अब वो 64 लाख रुपए की बजाय 14 करोड़ हो गया हुआ है। जबकि हमारा केस ये है कि 2016 में हमारी कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स होती हैं कानून में, जो बड़े बड़े विलेज होते हैं इनको कंसोलिडेट करने के लिए 2016 में कंसोलिडेशन हुई इस मौजे की जहां पे ये जमीन वाक़ई थी, तो पता चला कि जो इंटाइटलमेंट थी मीर साहब के लैंड ओनर्स की वो 180 कनाल 18 मरले नहीं, 180 कनाल 10 मरले 8 मरले थी, 10 मरले कम हो गई। तो अब इतने सालों बाद एलडीए ने हमें नोटिस भेजा कि कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स में आपकी जो इंटाइटलमेंट थी, जो टोटल होल्डिंग थी लैंड की, वो 10 मरले कम हो गई है, तो आप 3 मरले के पैसे आज की कीमत के मुताबिक दे दें। हमने अदा कर दिए। तो वो तो मतलब एक जिम्मेदार शहरी, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो कर सकता है। अब इस केस में तुरफा तमाशा ये है कि जो मुद्दई होना चाहिए इस मुकदमे में, जो कि एलडीए है, वो आज तक मुद्दई नहीं है, नैब के केस में भी मुद्दई नहीं है। एक तीसरे शख्स की दरखास्त पे नैब ने ये केस बनाया है। एलडीए की तरफ से आज तक हमें कोई नोटिस ऐसा वसूल नहीं हुआ जिसमें ये लिखा हो कि मीर साहब की तरफ जो है वो एलडीए की वाजबात काबिल अदा है। तो ये स्टोरी है जी 14 करोड़ रुपए की, जो कि कानूनी तौर पे ये तो बड़ा ऑब्वियस है ना कि जो 64 लाख रुपए की पेमेंट थी वो कर दी गई थी, क्योंकि जो 1986 की ट्रांजैक्शन है उसके मुताबिक जो इजाफी जमीन की पेमेंट थी वो रिजर्व प्राइस पे करनी थी। और मेरे सामने वो लेटर मौजूद है जिसमें 1990 का ये लेटर है, ट्रांजैक्शन के 4 साल बाद का। उस 1990 के लेटर में ये लिखा हुआ है कि आइंदा प्राइस कमेटी जो है वो मार्केट प्राइस पे तय करेगी कि इजाफी रकम कितनी लेनी है, इजाफी लैंड की रकम कितनी लेनी है। लेकिन ये ट्रांजैक्शन तो इससे 4 साल पहले किए है। अब जो दस्तूर पाकिस्तान है, जिसे हम आईने पाकिस्तान कहते हैं, आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 12 ये कहता है, और इस पे बेशुमार जजमेंट्स हैं, सिर्फ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में नहीं, इंडियन जुरिस्डिक्शन में आप चले जाएं, आप यूएसए में चले जाएं, आप यूनाइटेड किंगडम का लॉ देख लें, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो प्रिंसिपल्स है ना पूरी दुनिया में, वो ये है कि कोई ऐसा कानून जो किसी के राइट को जो है वो इफेक्ट करता हो या किसी की लाइबिलिटी क्रिएट करता हो, उसका इतलाक जो है वो आप रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं करेंगे। मतलब 1990 में आने वाली पॉलिसी का इतलाक 1986 की ट्रांजैक्शंस पे नहीं हो सकता। तो ये तो जो कानून का तालब इल्म है, एक बहुत इब्तदाई स्टेज का, उसे भी समझ है। तो हमारी समझ से बाहर है ये मंतक कि जो नैब है वो किस बुनियाद पे जो है वो 1990 के एक लेटर को 1986 में कंक्लूड और क्लोज होने वाली ट्रांजैक्शन पे अप्लाई कर रहा है। अंजू साहब, नैब ऑर्डिनेंस में एक तरमीम भी आई थी दिसंबर 2019 में, और वो तरमीम की वजह ये थी कि शिकायत बहुत सारी आ रही थी कि सिर्फ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी या कोई गलत फैसले की बुनियाद पर नैब केस बना देता है। और उस अमेंडमेंट का मकसद यही था। उस अमेंडमेंट में एक तो ये था कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी पे केस नहीं बन सकता, ये साबित करना होगा कि किसी किस्म का माली फायदा हुआ है पब्लिक ऑफिस होल्डर को। और इस केस में ये कैसे अप्लाई होता है, क्योंकि यहां तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी मीर शकील रहमान साहब पे तो हो ही नहीं सकती, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। ना ही इस केस में ये बात अब तक साबित हुई है कि किसी ने क्या कोई पैसा बनाया है, कोई फाइनेंशियल गेन किसी को हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए सर, गुजारिश ये है कि ये तरामीम आई थी दिसंबर 2019 में, इस मौजूदा गवर्नमेंट के दौर में। और हम जो कानून के तालिब इल्म हैं, जिनका शोबा कानून से ताल्लुक है, हमने इसको सराहा था कि गवर्नमेंट ने ये जो तरामीम इसमें इंट्रोड्यूस करवाई हैं वो बड़ी अच्छी बात है। जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है
और जो ऐसे मामले हैं जिनको डील करने के लिए ऑलरेडी फोरम्स मौजूद हैं, उन मामलात को उन ऑलरेडी अवेलेबल फोरम्स के सामने ही जो है वो हैंडल होना चाहिए। तो हमने अप्रिशिएट किया था गवर्नमेंट के इस इकदाम को कि उन्होंने ये बड़ी अच्छी तरह, इनकी बड़ी जरूरत थी। आला अदालतों और अदालते उज़्मा के भी फैसले आ चुके थे इस नौयत के कि मिस ऑफ अथॉरिटी जो है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का जो इल्जाम है, उसमें अगर होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस ने कोई गेन नहीं लिया, कोई रिश्वत नहीं ली, कोई करप्शन नहीं की, करप्ट प्रैक्टिस नहीं की तो मिस ऑफ अथॉरिटी का ऑफेंस नहीं बनेगा। जी, हमारा नुक्ता जो है वो इस मुकदमे में ये था कि जो मिस ऑफ अथॉरिटी है वो मीर साहब तो कभी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस रहे नहीं है, तो वो तो उन पे तो लागू नहीं होता। जहां तक अबैटमेंट की बात थी तो वो भी हमने हमारा नुक्ता था कि अबैटमेंट का जो है सेक्शन, उसका भी इतलाक इस मुकदमे में नहीं होता। सही। एक और बड़ी अहम बात इस जजमेंट में जो आई है, इस ऑर्डर में आई है, वो ये है कि दो कवानीन था। आप लोगों का आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर कोई मामला है भी तो वो एलडीए के कवानीन के तहत देखना चाहिए, वो नैब का केस नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि क्योंकि एलडीए का कानून पुराना है, 1975 का है, और जो नैब का कानून है वो 1999 का है, इसलिए इतलाक 1999 के कानून का होगा। तो इसकी टाइमिंग को देखना ज्यादा जरूरी था या ये देखना ज्यादा जरूरी है कि क्या ये नैब का डोमेन बनता भी है या नहीं बनता है? जी, बुनियादी तौर पे तो हमारा नुक्ता यही है कि इस मुकदमे में चूंकि करप्ट प्रैक्टिस की कोई एविडेंस नहीं है, तो इस वजह से नैब के कानून का इतलाक इस पे नहीं होगा। ताहम बेंच ने जो मुनासिब समझा उन्होंने रीजनिंग दी है, तो हो जाता है ऐसे। कोर्ट जिस बात को मुनासिब समझती है वेट देती है, और कोर्ट के फैसले जो हैं वो उनके खिलाफ अपील का भी राइट होता है दोनों फ्री कैन को। तो ये मोटी बात ये है कि मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिन्होंने ये डिसाइड करना होता है कि किस केस का जो ट्रायल है वो किस कानून के तहत होना चाहिए। वन ऑफ द फैक्टर्स ये होता है कि जो लेटर इन टाइम है वो अप्लाई होता है, लेकिन एट द सेम टाइम और भी बहुत सारे टेस्ट हैं। उनमें से एक टेस्ट ये भी है कि एलडीए का कानून चूंकि डील ही सिर्फ जो है वो एलडीए के मामलात को करता है, एलडीए के वाजबात की अदायगी का तरीक़ेकार उसमें दिया हुआ है, एलडीए के एक्ट के किसी प्रोविजन की किसी ने खिलाफ वर्जी की है तो उसकी जजा सजा क्या होगी वो भी एलडीए के एक्ट में मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स हैं कि जहां पे दो कवानीन का इतलाक होगा तो उसमें से उस कानून का इतलाक किया जाएगा जिसकी जो सजा है या जिसमें जो मुल्ज़म के जो राइट्स हैं वो ज्यादा हैं, उस कानून का इतलाक होना चाहिए। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। कोर्ट्स जो हैं, जो कोर्ट ने जो मुनासिब समझा उसको नोट किया, उस पर अपनी ऑब्जर्वेशंस दी, तो उसके खिलाफ अपील का हक है हमें। आप उसके खिलाफ जा सकते हैं आगे। आपका ये भी आर्गुमेंट था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, और जो को एक्यूज्ड हैं उनको तो अभी तक इस केस में शामिल तफ्तीश नहीं किया गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि उनका क्योंकि नाम मौजूद है इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहा जा सकता। लेकिन मीर शकील रहमान के अलावा किसी और को इस केस में क्या गिरफ्तार किया गया है? जी नहीं, इस मुकदमे में जो है, जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर हैं जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो तो मुल्क से बाहर हैं, आप जानते हैं। जो दो बाकी इसमें मुल्जमान थे, जो डीजीएलडी हैं उस वक्त के और जो उस वक्त के डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट थे, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन हम उनकी गिरफ्तारी में इंटरेस्टेड नहीं थे। हमारा उनकी गिरफ्तारी से मामला नहीं है। हमारा मुकदमा तो ये है कि ये केस था ही नहीं ऐसा जिसमें किसी की गिरफ्तारी जो है वो मतलूब या मकसूद होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक 34 साल पुरानी ट्रांजैक्शन है। एलडीए और लैंड ओनर्स का आपस में एक दीवानी नौयत का कॉन्ट्रैक्ट है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो दीवानी मुआहिदा है दो फ्री कैन के दरमियान, वो आज तक इंटैक्ट है। उसको आज तक किसी फोरम ने जो है वो गलत करार नहीं दिया। तो हमारी राय में तो 34 साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो एलडीए के कब्जे में है, वहां से नैब के पास चला गया है। तो गिरफ्तारी आप वहां पे करते हैं जहां पे आपको डर हो कि जो रिकॉर्ड है वो टेम्पर ना कर ले कोई, या कोई एविडेंस ऐसी है जिसको टेम्पर किया जा सकता हो। तो अब 34 साल पुराने केस में किस चीज को आज टेम्पर किया जा सकता है? तो हमारा मुकदमा ये था कि उनको गिरफ्तार नहीं किया, ये भी ठीक किया है। लेकिन ये है कि इस मुकदमे को अगर आप देखें तो फिर 1986 से लेके आज तक जितने डीजीज रहे हैं एलडीए के, जितने डायरेक्टर टाउन प्लानिंग रहे हैं, अगर नैब की मंशा मान ली जाए तो फिर उन सबको मुल्ज़म होना चाहिए इस मुकदमे में। सिर्फ इन दो लोगों को नहीं होना चाहिए जिनके सामने बाद में फाइल एक से ज्यादा दफा पेश हुई है। वो लोग भी इस केस में ना मुल्ज़म है ना गवाह है। तो इस हवाले से हम ये समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद परवेज एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने ये वादा किया था आवाम से और अपने मंशूर में भी इस बात को शामिल किया था कि वो 50 लाख घर बना के देंगे। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हुकूमत में आने के बाद नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया था। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के जरिए 50 लाख घर बनने हैं, लेकिन इसमें जो रुकावटें थी उसको आहिस्ता आहिस्ता दूर करने की कोशिश की जा रही है। और इस हवाले से आज नेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन हाउसिंग का इजलास भी हुआ और इस इजलास के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इज़हार ख्याल किया, जिसमें उन्होंने बताया कि रुकावटें काफ़ी सारी थी जिसको अब दूर करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एक बुनियादी मसला हाउस फाइनेंसिंग का था। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक तो 30 बिलियन की सब्सिडी रखी है, यानी कि जो पहले 1 लाख घर होंगे उसमें हर घर पे 3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। और उन्होंने ये भी बताया कि साइज़ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट होगा, यानी कि अगर 5 मरले का घर होगा तो उस पर जो शरह सूद चार्ज की जाएगी वो 5% होगी, और इसी तरीके से अगर 10 मरले का घर होगा तो उस पर शरह सूद 7% की होगी। पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। पहला 1 लाख घर बनेगा नए पाकिस्तान हाउसिंग के बीच में, सो हर घर जो बनेगा उसमें 3 लाख रुपया हर घर के लिए सब्सिडी मिलेगी। बैंकों से जब जो लोग जाके कर्जे लेंगे तो उस कर्जे के ऊपर जो 5 मरले का घर होगा पे सिर्फ 5% सूद देना पड़ेगा। 10 मरले के घर के लिए 7% सूद देना पड़ेगा। शरह सूद 5% होगी। 5 मरले घर के लिए 10 मरले घर के लिए 7% होगी। एक बड़ा इशू यह है कि पाकिस्तान में बैंक्स जो है वो लेंड नहीं करते हाउस फाइनेंसिंग के लिए, और इस हवाले से भी उन्होंने कहा है कि हमने बैंक से बात की है और अब जो टोटल बैंक्स का पोर्टफोलियो होता है उसका 5% जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए रखा जाएगा, यानी कि टोटल अमाउंट जो है वो 330 अरब रुपए का होगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बैंकों को खास हमने ताकीद की है कि 5% आपने अपना जो टोटल पोर्टफोलियो है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दे। ये हमने कैलकुलेट किया है, ये 330 अरब रुपया बनता है। तो 330 अरब रुपया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए रखा जाएगा। 330 अरब रुपए रखा जाएगा। ये ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि इमरान खान साहब ने आज बताया कि पाकिस्तान में हाउस फाइनेंसिंग इतनी ज़्यादा होती नहीं है। अगर इसको कंपेयर किया जाए दुनिया भर से तो हम बहुत पीछे हैं। यूरोप में 80% तक है, इंडिया में 10% है, और मलेशिया की एग्जाम्पल उन्होंने दी कि वहाँ पर भी हाउस फाइनेंसिंग जो है वो 30% है, जबकि ये शरह पाकिस्तान में सिर्फ 0.2% की है, जिसको बढ़ाना ज़रूरी है। दुनिया में सबसे कम बैंक फाइनेंस करते हैं घरों को। तो अगर आप ये देखें कि हिंदुस्तान में भी तकरीबन 10% फाइनेंसिंग है जिधर बैंक घरों के लिए कर्जे देते हैं। यूरोप में 80% है, 90% है, मलेशिया जैसी जगह में 30% है। पाकिस्तान में 0.2% है। पाकिस्तान में ये शरह 0.2% है। ये कितना प्रैक्टिकल है? क्या बैंक्स लेंड करने के लिए तैयार होंगे? ये शरह सूद अफोर्डेबल होगी या नहीं होगी? इस पर हम मजीद बात करेंगे क्योंकि इसका सारा दारोमदार नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का वो इस हाउस फाइनेंसिंग पे होगा। लोगों को अगर ये फाइनेंसिंग मिलेगी तो वो घर खरीद सकेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एक रुकावट जो आ रही थी इस नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में वो यही था कि बैंक्स किस तरीके से लेंड कर सकते हैं, किस रेट पे लैंड करेंगे। उस हवाले से वजीर आजम ने कहा है कि आज बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 30 अरब रुपए की सब्सिडी हम दे रहे हैं, और बैंक्स को यह कहा है कि आप अपने पोर्टफोलियो का 5% जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए मुख्तस करें, जो कि 330 अरब रुपए बनता है। अब आपको भी पता है आरिफ हबीब साहब कि बैंक्स यहां पे लेंड करते नहीं हाउस फाइनेंसिंग के लिए इतना। टोटल 2018 में भी प्राइवेट सेक्टर ऑफ टेक का सिर्फ 1.7% बैंक्स ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे हाउस फाइनेंसिंग पे लेंड किया था। आपको लगता है कि प्रैक्टिकल है, बैंक्स लेंड करना के लिए तैयार हो जाएंगे? जी शहजाद, ये बहुत एक्सटेंसिव जो है वो सेशंस हुए हैं स्टेट बैंक और सारे जो बैंक्स हैं उनके, और फिर ये थिंक टैंक और फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के फोरम से। आई थिंक ये 10 मीटिंग्स हुई हैं तमाम प्रेसिडेंट के साथ, और उनके साथ जो है वो बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन हुई है। फिर सब ग्रुप बने और सब ग्रुप के अंदर एक स्ट्रक्चर जो है वो एक डेवलप कर लिया गया है, और उसके लिए जो गवर्नमेंट को सपोर्ट चाहिए, लीगल सपोर्ट देने की जरूरत है, फोरक्लोजर लॉ की है, उसकी एश्योरेंस, और फिर ये जो सब्सिडी जो प्राइम मिनिस्टर अभी बात कर रहे थे, ये सिर्फ लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए है। ये जो निचले तबके के लोग हैं जिनकी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड आमदनी है,
जो 20-25-30 हजार रुपए जो है वो माहाना कमाते हैं, उनके लिए ये एक हाउस जो है वो 5 मरला और 10 मरले की जो बात की जा रही है, ये सब्सिडी सिर्फ उनके लिए है। ये तो एक अमाउंट है कि जो 1 लाख घर जो है वो साल के बनेंगे, लेकिन 1 लाख घर तो काफी नहीं है इसके लिए। तो प्राइवेट डेवलपर्स लैंड का कॉन्सेप्ट है, ये तो गवर्नमेंट लैंड कॉन्सेप्ट होगा कि जो छोटे लोगों को जो है वो दिया जाएगा और उसके लिए ये सब्सिडीज रखी गई हैं और उनके लिए स्पेशल रेट्स रखे गए। एक्चुअल जो गेम चेंजर है वो आई थिंक प्राइवेट डेवलपर्स लैंड पर होगा, इस पे सारा का सारा जो मॉडल होगा वो मार्केट बेस्ड होगा और मार्केट बेस्ड पे अवेलेबिलिटी जो है वो आई थिंक इज द की। और उसमें बैंक्स के लिए जो है वो एक एट्रैक्टिव प्रोपोजिशंस जो है वो रखी गई है। उनका जो मेन कंसर्न बैंक का है वो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ऑफ देयर मॉर्गेज फाइनेंसिंग, और उसके लिए ये है कि उनकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह जो है वो टाइमली पे हो और अगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट जो है वो उसको रीप्रोसेस कर सके। तो वो सारे के सारे जो है वो लीगल एडवाइसेस लेके और इसके ऊपर जो है वो काफी काम जो है वो बहुत एडवांस हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ दिनों में ही जो है ये रोल आउट चीजें होना शुरू हो जाएंगी और असल काम जो है वो होना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक ये ये आपके जो 1 लाख घर हैं, तो ये तो सिर्फ ये है कि एक छोटी सी परसेंटेज इसको गवर्नमेंट जो है वो छोटे लोगों के लिए सपोर्ट करना चाहती है। तो इसमें मुझे ये लगता है कि जो हमारे मुल्क के अंदर आप जैसा कि जानते हैं कि 98% जो लोग घर खरीदते हैं वो अपनी इक्विटी से खरीदते हैं, उनके पास कोई बोरिंग का इंतजाम नहीं होता है। तो अभी जो ये स्कीम बनी है उसमें लोगों को इस किस्म की जो है वो मॉडल्स जो है वो दिए जा रहे हैं कि जिसमें लोग 20 साल की जो है वो मॉर्गेज फाइनेंसिंग ले सकेंगे। और उसमें जो छोटे लोग हैं उनके लिए तो जितना किराया देते हैं वो अगर 20 साल तक पे करते रहेंगे तो घर उनका हो जाएगा। साहब इसमें एक बात तो आपने भी की कि बैंक्स ऑब्वियसली सिक्योरिटी चाहते हैं, फोरक्लोजर लॉ के हवाले से उन्होंने बात की कि ये मुकम्मल है, बस इसको पास होना है अब, तो बैंक्स को यहाँ से एक सिक्योरिटी तो मिल जाएगी। लेकिन एक और मामला पाकिस्तान में रहता है वो ये कि फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। अब अगर आज शरह सूद कम है, ये बढ़ जाती है, तब भी जो आज जैसे लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए जो कहा गया है कि 5 मरला घर जो है 5% होगा, क्या ये रेट फिक्स्ड ही रहेंगे चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे फिर भी? आई थिंक ये जो अनाउंसमेंट हुआ है उससे तो मुराद जो है वो यही लेनी चाहिए कि जो ये जो सब्सिडाइज्ड घर की ऑफर है उस पे तो वो फिक्स रहेंगे, लेकिन जो मार्केट बेस्ड होंगे तो डेफिनेटली उसमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये फिक्स रेट पे होंगे। उसमें जो है वो जो मार्केट बेस्ड रेट होंगे उसी पर जो है होंगे। लेकिन रियल एस्टेट में शहजाद आप जिस तरह जानते हैं कि उसमें इतने मार्जिन है और उसकी अप्रिसिएशन इतनी तेज रफ्तारी से होती है कि ये 1-2% जो है वो कम ज्यादा कोई ज्यादा मैं समझता हूँ कि मैटर नहीं करता रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर किसी को ये अवेलेबल हो जाए फंडिंग और वो टाइमली अगर वो घर अपनी मार्जिन देकर अपना घर जो है वो खरीद सकता है तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होगा वो इंटरेस्ट रेट जो है को पे करने के बावजूद। तो उससे जो है वो एक तो लोग जो है वो घर खरीद सकेंगे और जो हमारे यहाँ बहुत शॉर्टेज है और वो शॉर्टेज जो है कि वो पूरा करने में ये हेल्प करेगा। और लेकिन इसके साथ साथ इसके जो मईशत को डेवलप करने के लिए जीडीपी ग्रोथ के अंदर रोजगार मुहैया करने के लिए जो इसका रोल होगा वो आई थिंक बहुत ज्यादा अहम होगा। अच्छा आरिफ साहब, इसमें एक ये बात भी बताइएगा क्योंकि आज वज़ीर आज़म ने कहा कि 31 दिसंबर तक ये इंसेंटिव्स हम दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, क्योंकि फैटेफ जैसे मामला है तो इसके बाद ये एग्जेम्पशन या इंसेंटिव्स नहीं दे सकेंगे। तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं, जो इंडस्ट्री है, वो मुतमईन है इस बात से जिस किस्म की एग्जेम्पशंस और इंसेंटिव्स दिए गए थे, जैसे आपसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, ये तमाम चीज़ें इंप्लीमेंट हो चुकी हैं या कोई कंसर्न्स अभी भी हैं इस इंडस्ट्री को इस हवाले से कि हम जल्द अपना काम शुरू नहीं कर सकते? आई थिंक जो डेवलपर्स का सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो नहीं पूछा जाएगा। आई थिंक वो इतना बड़ा मसला नहीं है मेरी नजर में। वो आई थिंक इस पीरियड के अंदर जिसको भी अवेल करना होगा वो कर लेगा। लेकिन जो इसमें जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है वो ये है कि जो बायर्स ऑफ हाउसेस हैं, जो बायर्स ऑफ प्रॉपर्टी हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो आम लोग हैं, अवाम हैं, उनके पास जो है वेल्थ रिकंसिलिएशन नहीं होती शहजाद। और वो रिकंसिलिएशन उनसे जो है वो हम हमेशा ये कहते रहे थे कि इसको पहला घर जो भी खरीद रहा है उसको ये वेल्थ रिकंसिलिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए और ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए
नहीं होनी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास जो है वो टैक्स पेड मनी नहीं है, उनके पास हिसाब नहीं होता, फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे यहाँ कल्चर है, भाई बहन होते हैं, बाप बेटे होते हैं, सब मिलके जो है वो घर खरीद रहे होते हैं। तो मैनी टाइम उनके पास जो है वो और ये आप कह रहे हैं लिमिटेड टू द फर्स्ट हाउस, पहला घर जो है, ऐसा नहीं है कि वो 10 मकान खरीद रहा है, 10 घर खरीद रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उस तक ये नहीं होगा, लामहदूद नहीं होगा। तो ये सहूलत है क्या पहले घर तक ये दी गई है? नहीं, ये सहूलत अभी नहीं है। अभी तो उन्होंने कहा है कि इस स्कीम के तहत जो बाई करेंगे उनसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आई बिलीव कि ये इसका जब बेनिफिट देखेंगे तो इसको जो है वो आई बिलीव पॉलिसी मेकर्स को भी और आई थिंक जो हमारे मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं उनको भी जो है वो कन्विंस करने में आई थिंक कामयाब हो सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, उसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। कराची में लोड शेडिंग पिछले चंद दिनों से हो रही है, इस हवाले से हमने भी मुसलसल प्रोग्राम किए हैं और कल ये बाज़गश्त जो है वो नेशनल असेंबली में भी सुनाई दी गई, जब अपोजिशन ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि आप इस हवाले से कुछ कर नहीं रहे, कि इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो इन मामलात को देखे। इसका नोटिस कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी लिया और उन्होंने टास्क दी है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब को, वफाकी वज़ीर असद उमर साहब को और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद कासिम साहब को कि वो देखें कि ये मामलात हैं क्या। इससे पहले भी गवर्नर सिंध जो है वो के इलेक्ट्रिक के साथ मीटिंग्स कर चुके हैं, लेकिन ये मसला जो है कराची में लोड शेडिंग का एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का वो हल हो नहीं रहा है। पहले मामला फर्नेस ऑयल का था, अब क्या मामला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल साहब। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कल वज़ीर आज़म साहब से आपकी भी मुलाकात की हुई है और उन्होंने आपको और पार्टी के दीगर रहनुमाओं को टास्क दिए कि इस मसले को देखें। इशू आ कहाँ पर रहा है कि इलेक्ट्रिक की जो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसकी वजह क्या सामने आ रही है अब तक? बहुत शुक्रिया शहजाद। ये मल्टीपल इश्यूज हैं इसके अंदर। मैं आपको अगर मोटी बात ये बताऊं कि मैं आज से कोई 10-12 दिन पहले जब मेरी मुलाकात हुई थी कि इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारों के साथ, तो मुझे उनके सीईओ ने ये गारंटी की थी कि अगर टपाल इलेक्ट्रिक जो है वो उसको चला दें और टपाल पावर को चला दें और इसके साथ एक और प्राइवेट आईपीपी था उसको चला दें, तो वहां से पूरा हो जाएगा और हमें इतनी गैस दे दें और हमें इतना फ्यूल दे दें तो हम इलेक्ट्रिक ये खत्म कर देंगे लोड शेडिंग। उसके बाद मैंने फिर मिनिस्टर से बात की उमर अयूब से, तो उन्होंने हमें गारंटी की कि वो ये जो डिमांड है इनकी ये और इससे ज्यादा भी वो कर देंगे, लेकिन इनसे कहें कि लोड शेडिंग फौरी तौर से खत्म की जाए। उसके ऊपर फिर उन्होंने मुझे कहा, ये फ्राइडे को मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे कहा कि जी संडे से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी बिल्कुल, यानी अनअनाउंस लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। जो अनाउंस लोड शेडिंग है, जो प्लान लोड शेडिंग है, वो जारी रहेगी। उसके लिए हमने कहा था कि आप हमें इसका शेड्यूल दे दीजिएगा ताकि हम लोगों के साथ शेयर कर लें और हम एक चेक एंड बैलेंस की भी चीज रखें कि जी इसके अलावा अगर होगी तो फिर हम आपको जिम्मेदार इसका ठहराएंगे। वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका, वो लोड शेडिंग किसी तरह खत्म नहीं हो सकी और उसकी मुख्तलिफ वजूहात सामने आती रही। वफाकी हुकूमत का या मिनिस्ट्री का ये कहना था कि उन्होंने जो इनकी डिमांड थी वो पूरी कर दी थी, गैस और तेल उनको फराहम कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं कर सके और जो वफाक मजीद उनको पावर सप्लाई देना चाह रहा था, वहां पर कि इलेक्ट्रिक का जो सिस्टम है वो इतना अपग्रेड नहीं था कि इससे ज्यादा बिजली वो ले सके अपने सिस्टम के अंदर, क्योंकि जो अपग्रेडेशन के इलेक्ट्रिक ने करनी थी इन सारे सालों के अंदर वो उस तरह से नहीं हुई जैसे होनी थी। तो अब ये जी इमरान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सवाल हमने भी पिछले हफ्ते किए थे कि इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि गैस अब हमें मिल रही है, फर्नेस ऑयल मिल रहा है, ये कोई इश्यूज़ नहीं है, बट इनकी जो इन्वेस्टमेंट है उन्होंने अपने ग्रिड स्टेशंस लगाने हैं ताकि वो इजाफी बिजली ले सकें सेंटर से अगर लेनी है नेशनल ग्रिड से। तो इस हवाले से अब आपके पास इख्तियार क्या है, वफाकी हुकूमत के पास क्या इख्तियार है, कैसे उनको बावर करवाएंगे? जब आप अपोजिशन में थे उस वक्त आप वफाकी हुकूमत की तरफ देखते थे, अब आपके जो MNAs हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि कराची में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, तो वफाकी हुकूमत के पास मैंडेट क्या है, किस हद तक क्या कुछ कर सकते हैं आप? देखिए वफाक कोई ऐसा
स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेना चाहती जिससे कोई एक बहुत बड़ी कोई हलचल मच जाए। हम चाहते हैं कि के इलेक्ट्रिक अपनी पैदावारी कुव्वत पूरी सलाहियत के साथ उसमें इजाफा भी करे और जो एग्जिस्टिंग है उसे भी 100% यूटिलाइजेशन पर लेकर आए। ये बात कराची में जो बिजली की खपत की बढ़ी है या तलब बढ़ी है वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक, लेकिन ये खपत और ये तलब जो है ये कोई अचानक रातों रात नहीं बढ़ गई। ये एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि जी इन महीनों में इतनी हो जाएगी और इन सर्दियों के महीनों में इतनी हो जाएगी, सारी चीजें हमें पता होती हैं पहले से। सो के इलेक्ट्रिक का मैं अगेन आपसे कह रहा हूं कि के इलेक्ट्रिक ने जो अपग्रेडेशन करनी थी वो नहीं की। अब हम इसके सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो फौरी तौर से इफेक्ट करे कराची के लोगों को भी और कराची की इंडस्ट्री को भी संभाले, क्योंकि जो एक्सपोर्ट है वो इससे इफेक्ट होगी, इससे जो लोग घरों में रह रहे हैं वो इफेक्ट होंगे। कराची के कई इलाकों में इस वक्त कई घंटों बिजली नहीं होती, जिसका वजीर आजम को बहुत शदीद उनको एहसास है। उन्होंने मुझे खास तौर से इस्लामाबाद इसके लिए बुलाया था। लेकिन साहब क्या आप इन तमाम चीजों को भी देख रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक वैसे तो दावा करता है कि हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट की अपने सिस्टम्स पर, लेकिन मेरे ख्याल से ये शहर वाहिद शहर रह गया है जहां पर कभी नमी की वजह से इनके तार कम करना बंद कर देते हैं, कभी बारिश की वजह से जो है बिजली चली जाती है, जबकि मुल्क के दीगर इलाके हैं जहां इससे ज्यादा बारिश होती है वहां पर ये मसाइल नहीं आते। हर साल इनका कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। अब आप देखें मिसाल के तौर पर 2 साल पहले इनका जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, वो 10 अरब रुपए था, जो कि बढ़ के 17 अरब रुपए हो गया है पिछले साल। 2 साल में 7-7.5 अरब रुपए का इनका प्रॉफिट में इजाफा हुआ है, जबकि आपको पता है कि बिजली की डिमांड जो है वो कोई बहुत ज्यादा मैसिवली नहीं बढ़ी है पिछले 2 साल में, जो मुल्क की मईशत के हालात हैं। तो ये कहां से इतना ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं? क्या ओवर बिलिंग की वजह से कमा रहे हैं? कोई और वजह है? ये तमाम चीजें आपने सामने रखी हैं क्या उनके? जी बिल्कुल रखिए शहजाद, ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं जिसको मैं अभी कमेंट करने से कासिर होगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि मुनाफा कमाना इन्वेस्टर का हक है। जिसने पैसा लगाया है वो मुनाफा कमाने के लिए ही लगाता है। अल्लाह करे वो 17 नहीं 32 अरब रुपए कमाए कराची से, लेकिन कराची को रुलाएं तो ना, कराची को कम से कम उनकी बिजली तो पूरी दें। ओवर बिलिंग हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए के इलेक्ट्रिक को नुकसान में जाना पड़े। ये इनको बिलिंग जो है इसको करेक्ट करना पड़ेगा। जो वफाक से मदद चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। कल एक इंतहाई अहम नौयत की मीटिंग है जिसमें असद उमर यहाँ पर होंगे, मेरे साथ शहजाद कासिम होंगे, उमर अयूब होंगे, हमारे साथ नेपरा के चेयरमैन होंगे, हमारे साथ SSGCL के हुकाम, SSGCL के सारे लोग हमारे जिम्मेदार जो है हमारे साथ होंगे, और इसमें हम बैठ के इलेक्ट्रिक के जिम्मेदार होंगे सारे, और इसमें हम बैठ के एक जामे मंसूबा ये बनाएंगे कि फौरी तौर से लोड शेडिंग से अवाम की जान कैसे छुड़ाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। कह रहे थे कल अहम मीटिंग है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद होंगे। देखते हैं कि उस मीटिंग के बाद क्या सोल्यूशन निकलता है ताकि शॉर्ट टर्म में कराची वालों को बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना ना करना पड़े। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।